हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने के क्रम में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म और वो है लायबिलिटीज या दायित्व। लायबिलिटीज किसी भी व्यावसायिक फर्म की, किसी भी बिजनेस की वो देयताएं होती हैं जो उन्हें अपने बिजनेस के ओनर को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को देनी होती हैं। वो जो इनके एग्जाम्पल हैं वो हो सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, इस तरह के जो भी देनदारी हैं वो लायबिलिटीज होती हैं। जब बिजनेस का मालिक कोई भी उधार सामान खरीदता है तो उनको हम जिनसे सामान खरीदता है उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स और ये लायबिलिटी है बिजनेस की। सैलरी या वेजेस पे करनी है, अगर वो अनपेड रहती हैं तो अनपेड सैलरी या वेजेस ये भी हमारे क्रेडिटर्स हैं। बैंक से पैसा अपने अकाउंट में जितना उससे ज़्यादा अगर निकाल लिया जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी हमारी लायबिलिटी हैं। तो हमने एक इक्वेशन की थी जब हम कैपिटल को डिस्कस कर रहे थे, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो वहाँ से अगर हमें लायबिलिटी भी निकालनी हो तो हम टोटल असेट्स में से अगर कैपिटल निकाल देते हैं तो वहाँ पे हमें लायबिलिटीज की अमाउंट मिल जाती है। तो इस इक्वेशन का यूज करके तीनों जो आइटम हैं, तीनों में से दो दे रखे हो, तीसरी हम कोई भी आइटम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लायबिलिटीज भी निकाल सकते हैं असेट्स माइनस कैपिटल करके। फिनी एंड मिलर ने लायबिलिटीज को डिफाइन किया है। वो कहते हैं लायबिलिटीज आर डेट्स, दे आर अमाउंट्स ओवर टू क्रेडिटर्स। अर्थात लायबिलिटीज जो हैं वो देयताएं हैं, दे हैं वो अमाउंट हैं जो क्रेडिटर्स को देनी होती हैं, क्रेडिटर्स को दे हैं। तो ये है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है इंटरनल लायबिलिटीज आंतरिक दायित्व, दूसरी है एक्सटर्नल लायबिलिटीज बाह्य दायित्व। इंटरनल लायबिलिटी के एग्जांपल जो हैं वो है पूंजी संचित लाभ। बिजनेस के अंदर ही जब देनी होती हैं वो चीज हम उनको बोलते हैं इंटरनल या आंतरिक दायित्व। वैसे तो हमने जब डेफिनेशन की इसकी तो उसमें कहा था कि बिजनेस के मालिक को छोड़कर और किसी को जो पैसा देना होता है, जो देनदारी है, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनल लायबिलिटी में हमने कैपिटल और संचित लाभ को लिखा है और ये जो है ये बिजनेस के मालिक को देने होते हैं। तो यहाँ आप इसको ध्यान दें, इसको यहाँ पे ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि जो बिजनेस है, बिजनेस मीन्स बिजनेस फर्म, बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको हमेशा बिजनेस के मालिक से अलग देखते हैं, सेपरेट एंटिटी होती है वो। उस दशा में, उस सेंस में ये बोला गया है कि ये इंटरनल लायबिलिटी है। इनके जो पूंजी और रिजर्व प्रॉफिट होते हैं, संचित लाभ होते हैं, ये मालिक के होते हैं बिजनेस के, तो उनका ये पैसा है, इसलिए हमने इनको इंटरनल लायबिलिटी बोला है। दूसरा जो एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे बिजनेस के बाहर के व्यक्ति हैं, इनको जो देनदारी हैं इन सबको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज में काउंट करते हैं। उसके बाद हम इसको टाइम के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं। एक है नॉन करंट लायबिलिटीज गैर चालू दायित्व, दूसरे हैं करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व। इसको बाइफरकेट करने का, इसको डिफरेंशिएट करने का जो टाइम पीरियड है वो हम 1 ईयर लेते हैं, 1 साल का टाइम लेते हैं। अगर कोई दायित्व 1 साल से पहले देना है तो हम उसको बोलते हैं करंट, और अगर उसका पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं नॉन करंट या गैर चालू दायित्व। नॉन करंट में हम लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर। लोन जो है अक्सर बिजनेस हाउसेज लंबे टाइम के लिए लेते हैं तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, और ऐसे ही जो कंपनीज डिबेंचर इशू करती हैं वो कई सालों के लिए करती हैं, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक ऐसे ही जो करंट लायबिलिटी की अगर बात करें, 1 साल से कम में जो देय होती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने बैंक से अपने बैलेंस से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, कुछ बैंक जो हैं कुछ अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दे देते हैं कि आप ज़रूरत के समय अपने पैसे से ज़्यादा पैसा निकाल लें, उसके ऊपर बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हो सकते हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी या चालू दायित्व हैं। आप इन सबको इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट जो आइटम है उसको डिस्कस करते हैं।
बच्चों आइए अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, असेट्स। व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु के ऊपर मालिक का अधिकार होता है, तो वो सारी वस्तु असेट्स कहलाती हैं, संपत्ति कहलाती हैं। इसमें वो धन या कैश भी शामिल होता है जो व्यवसाय को किसी से लेना है। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में मिलने वाला कोई भी धन या किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित जो होना है किसी भी रूप में हो, वो सब व्यवसाय की संपत्तियां हैं, व्यवसाय के असेट्स हैं। तो एक डेफिनेशन करते हैं हम। Assets are valuable resources owned by a business which were acquired at measurable money cost। ये कहना है प्रोफेसर R.N. एंथनी का। इसका अभिप्राय है कि संपत्तियां वे मूल्यवान साधन या संसाधन हैं जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व है। अर्थात असेट्स जो है मूल्यवान साधन हैं, उनकी कोई वैल्यू है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और जिनको तथा जिन्हें मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किया गया है, उनको एक कॉस्ट देके प्राप्त किया है और उस कॉस्ट को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये इन डेफिनेशन के आधार पर हम ये पाते हैं कि असेट्स होने के लिए तीन जो बातें हैं वो होनी चाहिए। पहले रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो रिसोर्सेज हैं उनकी कोई न कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, उनका मूल्य होना चाहिए। मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। वो जो कि रिसोर्सेज जो साधन हैं उनका स्वामित्व बिजनेस के पास होना चाहिए, और वो एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। मनी में मापी जाने वाली एक कॉस्ट, एक लागत पर उनको एक्वायर किया गया होना चाहिए, उनको खरीदा गया होना चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को असेट मान पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब हम असेट्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। कुल मिला के असेट्स जो हैं तीन प्रकार के हम डिस्कस करेंगे। नॉन करंट असेट्स यानी कि गैर चालू संपत्तियां, करंट असेट्स चालू संपत्तियां, और फिक्टिशियस असेट्स या नॉमिनल असेट्स जिनको हम काल्पनिक और नामात्र असेट्स बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं हम नॉन करंट या गैर चालू संपत्तियां। ये वो संपत्तियां या वो असेट्स होते हैं जो कि डे टू डे फंक्शनिंग के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के उत्पादन करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये असेट्स रखे जाते हैं। ये असेट्स होंगे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस तरह के जो असेट्स हैं ये सारे के सारे नॉन करंट असेट हैं। ये लंबे समय के लिए बिजनेस में एक्वायर किए जाते हैं, बिजनेस में लगाए जाते हैं। इनके ऊपर कैपिटल का एक वैल्यूएबल पार्ट जो है, काफ़ी सारा क्वांटिटेटिव पार्ट जो है ऊपर लगता है। ये भी दो प्रकार के होंगे, टेंजिबल असेट्स या मूर्त संपत्तियां और इंटेंजिबल असेट्स अमूर्त संपत्तियां। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। ये असेट्स उदाहरण के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस तरह के जो भी असेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल या मूर्त असेट्स। दूसरी जो कैटेगरी है वो है इंटेंजिबल या अमूर्त। इस तरह के भी बिजनेस के अंदर असेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू तो होती है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, इनको छू नहीं सकते, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कुछ के नाम एग्जांपल ये हैं गुडविल। गुडविल जो होती है वो किसी भी बिजनेस की वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, लंबे समय तक जब कोई बिजनेस होता है उसके मालिक के व्यवहार के कारण या उनकी सर्विसेज के कारण उनकी जो है उस बिजनेस की एक रेपुटेशन बन जाती है ग्राहक के अंदर, कस्टमर्स के माइंड में, उसको बोलते हैं रेपुटेशन की और या गुडविल। पेटेंट होता है, पेटेंट कराए जाते हैं बौद्धिक संपदाओं के, कॉपीराइट होता है ये बुक्स के या सीडीज वगैरह ऐसी चीज़ों के केस में होते हैं। ट्रेडमार्क होते हैं, सामान का एक ट्रेडमार्क हो जाता है, एक नाम हो जाता है, उसको अगर जब रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क हो जाता है। फिर ट्रेडमार्क लेने के बाद कोई भी दूसरा व्यवसाय इसको यूज़ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अगर
आपके गांव में कोई शॉप है, ABC नाम से वो दुकान करते हैं, अगर वो वैसे ही मान लो मिठाइयों की दुकान, वो ABC नाम से बेचते हैं और उसने ट्रेडमार्क नहीं लिया, दूसरा उसके साथ आके एक और मिठाइयों की दुकान कर लेता है, वो भी ABC नाम से बेचता है, तो पहले वाला उसको नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसने ट्रेडमार्क लिया है तो ट्रेडमार्क होने के कारण फिर उसको रोक सकता है, दूसरा उस नाम से नहीं कर सकेगा कुछ एक ऐसे उस एरिया में जहाँ तक उस पहले वाले का बिजनेस है। तो ये अब ये ऐसा नहीं है कि इंटेंजिबल असेट किसी काम के नहीं, इंटेंजिबल असेट इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये वैल्यूएबल असेट होते हैं बिजनेस के लिए, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू इनकी होती है, ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। दूसरी कैटेगरी है करंट असेट्स या चालू संपत्तियां। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बिजनेस के जो रिक्वायरमेंट हैं करंट वर्किंग कैपिटल के लिए, उनके लिए रखे जाते हैं, या उनको एक साल के अंदर अंदर या कम समय में कैश में परिवर्तित कर लेना होता है, तो ये इनको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो करंट असेट्स एग्जांपल के लिए डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्व व्यय जो हैं, इनको हम करंट असेट्स में लेते हैं, बैलेंस शीट में हम इनको लिखते हैं। अब हमने कहा था कि असेट्स वो होते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में कोई लाभ मिलना है, तो इस सेंस में ही हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में लिया है या असेट्स माना है। हालांकि उनको कैश में हमने कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है जो हम पहले से पे कर चुके। फॉर एग्जांपल अगले साल के लिए या अगले महीने के बाद कोई एक्सपेंस होना था और हमने वो पहले ही दे दिया, तो उनको असेट इसलिए माना क्योंकि हम पे तो कर चुके, अब आने वाले समय में हमें उसका लाभ मिलेगा, उसकी पैसा जो हम पे कर चुके उसके बदले में सेवाएं मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी। इस वजह से हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट असेट्स माना है, असेट्स माना है। अब हम करंट असेट को चल या चक्रीय असेट्स, फ्लोटिंग या सर्कुलेटिंग असेट्स बोलते हैं। इसका कारण है ये सर्कुलेट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लेते हैं कैश से हमने पैसे से सामान खरीदा, उधार माल खरीद लिया, पैसे से नहीं, पैसे देके हमने माल खरीदा, पैसा बदल गया स्टॉक में, फिर हमने उस माल को उधार बेच दिया। अब वो माल हमने उधार बेचा, वो बदल गया डेटर्स में, हमने उन लोगों से लेना है, वो हमारे डेटर्स बन गए। फिर हमने डेटर्स से हमें मिल गए बिल रिसीवेबल, वो BR के फॉर्म में आ गया। फिर उस BR के बदले हमें वो मैच्योरिटी डेट पे पैसा मिल जाता है, फिर से वो कैश में बदल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया, कैश से स्टॉक, स्टॉक से डेटर्स, डेटर्स से BR और BR से फिर से कैश, अल्टीमेटली वो कैश में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग या सर्कुलेटिंग असेट्स। इसके बाद तीसरी जो हमारी फॉर्म है, तीसरा जो हमारा टाइप है असेट्स का, वो है फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट्स, काल्पनिक और नामात्र असेट्स। असल में ये असेट्स नहीं होते, लेकिन बैलेंस शीट में हम इनको असेट्स में लिखते हैं। इसका कारण ये होता है कि इसके जैसे एग्जांपल की बात करें, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, आपको बैलेंस शीट में वो दिखाई देगा कई बार। दूसरी बात, और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, एग्जांपल के लिए एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, एडवर्टीजमेंट का एक एक्सपेंस होता है, वो मोटा सारा काफी सारा पैसा लगता है, और अगर उसको एक ही साल खर्चे के रूप में दिखा दें सारा का सारा, तो वो उस साल के प्रॉफिट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है या उसको लॉस में बदल सकता है। इसलिए ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं इनको कई सालों में बांट दिया जाता है, कुछ सालों में राइट ऑफ कर दिया जाता है, और हर साल जितना, मान लो 5 साल में बांटना, तो हर साल, और 5 लाख का एक्सपेंस हुआ है तो हर साल 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखाएंगे, और बैलेंस जो होगा, जैसे पहले साल 1 साल खर्चा हो गया, 4 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, अगले साल फिर 1 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, 3 लाख जो है बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इस तरह से उसको दिखाते हैं, और जब वो पूरा राइट ऑफ हो जाता है तो वो अमाउंट 0 हो जाते हैं, उसको दिखाना बंद कर देते हैं। ऐसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस को असेट साइड में दिखाते हैं, फिर वो प्रॉफिट में जो बदल जाता है क्रेडिट बैलेंस में हो जाता है, तो वहाँ से हट जाता है। तो ये है हमारे फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट्स। तो हमने डिस्कस किया है असेट्स,
फिर से एक बार इसको समराइज करते हैं। असेट्स वो सारी चीज़ें या वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर व्यवसाय के मालिक का राइट होता है, स्वामित्व होता है। इसमें जो हमें धन मिलना होता है दूसरी किसी भी थर्ड पार्टी से, वो सब शामिल होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि असेट्स हैं वो संपत्तियां या वो वस्तुएं होती हैं या वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें फ्यूचर में किसी न किसी रूप में, वो पैसे में या किसी रूप में हमें लाभ मिलना होता है। तो हम 3 तरह की असेट्स की बात करते हैं। नॉन करंट असेट्स, गैर चालू संपत्तियां, ये 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर करंट असेट्स में को हम फ्लोटिंग असेट्स भी कहते हैं, सर्कुलेटिंग असेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल हो सकते हैं डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस। और उसके बाद लास्ट हमारा है फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट्स, और या फिर हम इसको बोलते हैं काल्पनिक या नामात्र संपत्तियां। और इनके एग्जांपल की बात हमने की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या कुछ जो हमारे एक्सपेंसेस नोट रिटर्न ऑफ, उनका जो बैलेंस रहता है वो हम असेट्स में लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक असेट्स, लायबिलिटीज एंड असेट्स जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।